नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान जिस मुद्दे ने बीजेपी की तरफ से अपनी प्रदेश में बड़ी सफलता हासिल दिलाई और ऐसे में कैराना में हुआ पलायन का मुद्दा और कैराना में 2015 से 2017 के बीच करीब 100 परिवारों ने डर के कारण न सिर्फ घरों के आगे बिकाऊ है के पोस्टर लगाए बल्कि कैराना तक छोड़कर चले गए। और 2017 विधानसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी ने इस मसले को बड़े स्तर पर उठाया और उसे पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। आज एक बार फिर से कैराना से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिगुल फूंक दिया है और सीएम योगी ने कैराना में न सिर्फ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की बल्कि उनसे पूछा कि अब डर तो नहीं लगता। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने जनसभा कर पिछली सरकार पर निशाना भी साधा और कैराना के साथ साथ मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। सीएम योगी ने अपने पूरे वक्तव्य में सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात उठाई और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने यहां तक के कहा कि पहले की सरकार में दंगाइयों को सीएम आवास पर बुलाया जाता था और आम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। इस तरह सीएम योगी ने साफ कर दिया कि किसान आंदोलन की सबसे स्थली पश्चिमी यूपी में बीजेपी किस एजेंडे पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि बीजेपी के लिए हाल ही के दिनों में यूपी का जो हिस्सा सबसे खतरा बना हुआ है वो वेस्ट यूपी है, जहां के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अब ऐसे में योगी का दांव एक बार फिर से हिंदुओं को एकजुट करने वाला है। हम अपनी बहस में आगे बढ़े उससे पहले आप सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना कायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। और अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि घर वापसी क्या सत्ता में कराएगी वापसी। पलायन की बात, क्या बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार? योगी का दाव, क्या किसान आंदोलन पर डालेगा प्रभाव? कैराना मुजफ्फरनगर की गूंज क्या 2022 में मचाएगी धूम? ध्रुवीकरण की राजनीति, क्या यही है चुनाव जीतने की रणनीति? और आज कैराना को जो सौगात मिली, उसके बाद जो संबोधन हुआ, उसके बाद कई सारे ऐसे सवाल सामने हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बीजेपी प्रवक्ता दीपक जी का रुख कर लेंगे। दीपक जी, आज का संबोधन सुनकर एक नया जोश महसूस किया गया है कार्यकर्ताओं में, लेकिन
चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं, हर दल की तरफ से देखा जा रहा है कि जनता को लुभाने के लिए एक नया कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल आज सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन को देखते हुए ऐसा लगा कि नई चुनौती विपक्ष के सामने खड़ी करने की कोशिश। और कैराना में अगर हम पुराने मुद्दे की बात करें, क्या आपको लगता है आज का संबोधन कारगर साबित होगा? ये आज एक नए युग की शुरुआत हुई है। 2017 के बाद से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप आज दिखाई दे रहे हैं। कैराना के अंदर आज एक शांति व्यवस्था बनकर के आई। जो लोग वहां से पलायन कर चुके थे, आज कई अधिक संख्या में वो लोग पलायन करने वाले लोग आज वहां अपने परिवार के बीच में वापस आए। पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधी के कारण जो शिकार हुए परिवार, उनमें से भी ज्यादा जो तौर पर परिवार वापस आ चुके हैं। एक परिवार और हर एक परिवार को विश्वास जताया गया है और प्रदेश सरकार ने हर परिवार को स्वस्थ किया है, पूरी सुरक्षा देने का काम, पूरी सुरक्षा प्रदान करने का काम। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कैराना के अंदर उन परिवारों के साथ जाकर के उन परिवारों के हालचाल को जान करके एक अच्छा संदेश देने का काम किया है। जिस तरीके से पिछली सरकारों में देखने को मिला था, किस तरीके से मुजफ्फरनगर कांड हो या कैराना जैसा कांड हो, आज कैराना के अंदर विकास के दौर पर एक विश्वास जगा है। लोग पुनः वहां पर रह करके एक नया व्यापार खड़ा करना चाहते हैं। इसी के तहत जो पिछली सरकारों के साथ में उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ हत्या की गई, उन सभी को दोबारा मुआवजा देकर के उनका व्यापार खड़ा करने का भी प्रचार किया। ठीक है कपिश जी, 2015 से 17 का अगर ग्राफ देखा जाए, उसके बाद जो पलायन करके लोग गए थे उनकी वापसी हुई है। फिलहाल आज अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान देखते हैं, जो संबोधन में उन्होंने कही बातें वो कहीं ना कहीं सच भी दिख रही हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि ये पलायन तो सभी मान रहे हैं कि वहां का पलायन रुका है, क्योंकि लोगों ने अपने घरों के बाहर ये पोस्टर्स लगा दिए थे, मकान बिकाऊ में। देखिए कोमल जी, एक संत, एक महंत और एक योगी को कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उन्होंने एक कसम खा रखी है जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं कि वो झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब डॉक्यूमेंटेरियल प्रूफ हो, दस्तावेजी साक्ष्य हो, तो वह तथाकथित चीजों पर बात नहीं बनती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। जब कोरोना काल था तब ये कहते थे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं, दवाई की कमी नहीं, बेड की कमी नहीं, और 11 मई को बयान हल्फी जमा किया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंदर कि हाँ साहब मैंने झूठ बोला था और हाँ यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, बेड की भी कमी है। अब ये संत और महंत हो करके ध्रुवीकरण के लिए झूठ बोल रहे हैं। अरे बाबू, 5 साल की सरकार चली गई, तब पलायन कहाँ चला गया था? काहे नहीं गए थे और दिखाए थे। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मेरे पास ये सारी रिपोर्ट्स रखी हुई हैं। मैं तथ्यहीन तरीके से नहीं बैठता। देखिए आपको मैं पूरा जानकारी दे रहा हूं कि देखिए 116 नंबर पर जो हुकुम सिंह जिन्होंने आरोप लगाया था 364 परिवारों का, वो तो टोटल फर्जी साबित हो गया था। एबीपी न्यूज से लेकर के, दैनिक भास्कर से लेकर के, हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा है, कहिए तो ओरली कामाबाई फुल स्टॉप बोल दूं, और नहीं तो मैं कम से कम इतना तो आपको बता ही दूं कि ये जो पलायन वहां पे हुआ उसमें से 70% लोगों ने ये बताया कि अच्छे इनकम के लिए उनके परिवार के कुछ लोग दिल्ली जाकर के अन्य जगहों पे जाके कमा रहे हैं, और हुकुम सिंह की पोल खोल दी गई थी। और अनिल झा जो एसपी थे कैराना के, आप मुझे बताइए कि जब उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि नहीं कोई पलायन नहीं हुआ है, एबीपी की रिपोर्ट आ गई, अन्य चैनलों की आ गई, जिसमें यह भी माना गया कि 150 मुस्लिम परिवार भी अच्छी जीविका के लिए वो बाहर गए हैं, और ये चीजें साबित हुई। अब आप देखिए, एक जैन साहब थे जिनका मकान नंबर 116 था, उस पर जब पत्रकार पहुंचा तो उन्होंने पाया कि वो मौजूद थे, और उनके भाई ने बताया कि ये अपने बेहतर उसके लिए, व्यापार के लिए ये दिल्ली जाकर के रोजगार किए हुए हैं। और इत्तेफाक है कि जब आप आए हैं तो ये आए हुए हैं। तो ये योगी और मोदी सरकार, जिसने अपने 4.5 साल के शासन काल में
कोई भी कार्य नहीं किया, ना कोई संकल्प पत्र का वादा पूरा किया, ना कोई सपना देखा इस प्रदेश को देश के रूप में स्थापित करने के लिए। परेशान किया जा रहा है ध्रुवीकरण की राजनीति, आकर फिर इस बात पर क्यों? चलिए आपके पास लौटूंगी, हम बसपा नेता डॉक्टर डीएस के पास चले गए, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर डीएस, आपसे जानेंगे ध्रुवीकरण की राजनीति लगातार होती नजर आ रही है। पूरी रिपोर्ट लेके बैठा हूं बिल्कुल, ये रिपोर्ट मैं आपसे जानूंगी डॉक्टर डीएस की, हम टिप्पणी ले लेते हैं। ये सोनकर साहब हिला नहीं सकते मेरी। कोमल जी, आपने खुद ही कहा कि कोरोना में पलायन कम हुआ है। ये शब्द आपके हैं, मेरे नहीं। कोरोना में कैराना जो शामली में है वहां पलायन कम हुआ, इसका मतलब पलायन अभी भी हो रहा है क्या? मेरी आवाज जा रही है? देखिए डॉक्टर डीएस, मैंने ये कहा है कि पलायन पहले बहुत हुआ, रुका, और अब रुका हुआ है। उसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो पहले पलायन हुआ और वापसी करके आए हैं उन पीड़ितों से बात की है। पहली चीज तो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि पलायन होना बहुत बड़ा। अपने ही देश में अपने ही नागरिक अगर अपना स्थान, अपनी जन्मभूमि छोड़ करके कहीं जा रहे हैं बाहर और आतंकित होकर के जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सपा सरकार ने निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर बहुत ही लचर रवैया अपनाया था और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन उसके लेकर के आज ये राजनीति करके और दो संप्रदायों में और विभेद करके वोट की जो भाजपा राजनीति कर रही है, ये उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कह रहे हैं आपका शासन है, आप लाओ, सबको बसाओ, जो गए हैं उनको लेके आओ, सबके पक्के मकान बनाओ और मकान का महल बना करके उनको सुरक्षा दो, और जो उस सुरक्षा में भेद कर रहा है उसका समूल नाश करो। वो कोई जाति धर्म हो सकता, देखिए आतंक का कोई जाति धर्म नहीं होता। आतंकी केवल बदमाश होते हैं, दुष्ट होते हैं और उनको दुष्ट की सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई अंतर्भेद नहीं है। वो चाहे सरकार ये कहलवा दे कि वहां पर वो कमाने गए, आज किसी को कोई बयान दिलवा तो चाहे ये कहे को कमा के लौट आए, भाजपा करा दे। मैं इस दोनों तथ्य से वो नहीं हूं। इसीलिए मेरी अगर मानिए बहन जी की सरकार जब रहती है तो इस तरह की कोई भी घटनाएं, तुष्टीकरण की कोई घटना, किसी तरीके के आतंकवाद की कोई घटना, किसी तरीके के सांप्रदायिक कोई घटना हमारी सरकार में नहीं होती। ये एक सरकार आती है वो तुष्टीकरण करती है, दूसरी सरकार आती है महातुष्टीकरण करती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने ही देश में अपने ही लोगों का अपनी ही जगह से हट जाना। ये तो जनता बखूबी जानती है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है और कौन नहीं। इसका जवाब तो फिलहाल जनता ही देगी। लेकिन फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ जी। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कही जा रही है और मिसमैनेजमेंट कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल 2015 से 17 के बीच का एक ग्राफ देखा गया, उस वक्त की सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई वो भी देखे गए। उसको लेकर सवाल करेंगे, कपिश जी से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे जवाब चाहेंगे कि जो भी बसपा नेता और सपा प्रवक्ता की तरफ से टिप्पणी की गई उसके जवाब में क्या कहेंगे? देखिए कोमल जी, कपिश जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना में कहीं सेवा कार्य में नहीं रही। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश जी कौन सी विदेश यात्रा पर गए थे जब कोरोना काल चल रहा था? तो कौन से कमरे में बंद थे? कहां सेवा कार्य उनका दिख रहा था? जनता के बीच में कहां थे? अरे भाई, मुख्यमंत्री नहीं थे, ना सरकार थे, एजेंसी सब आपके पास थी, आपको करना था। भाई साहब कपिश जी सुन लीजिए, मैंने अभी बोलना शुरू किया और आप पहले बोलने लगे। मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना ना, आप भी सुन लीजिए, 10 सेकंड मुझे भी दीजिए। जिस तरीके से आज कोरोना के अंदर एक बड़ी संख्या में वापसी हुई है, आज एक विश्वास जागा है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति, विकास के तौर पर एक विश्वास जागा है आज लोगों में। जिस तरीके से पिछले बार जिस तरीके से मांग की गई थी, वहां पर एक पीएससी बननी चाहिए, चौकी का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। चौकी का सुदृढ़ीकरण तो पहले ही हो गया और आज ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे पीएससी पटालन की वहां आधारशिला रख दी। 1268 जवान जो है वो लगातार वहां सुरक्षा में रहेंगे। वहां उनको प्रॉमिस किया है, सबको किया कि कोरोना के अंदर किसी हर व्यक्ति को सुरक्षा करने की चिंता सरकार ने की। तो आप बता रहे हैं कि, और दूसरा कि आप जैसा बता रहे थे कि जो गए हैं लोग वो नौकरी कर रहे हैं, माने आपकी नजर में पलायन हुआ ही नहीं था, आपकी नजर में जो युवाओं की हत्या हुई वो हुई नहीं थी। आप क्या बात कर रहे हैं? आपका डाटा कहां से निकाल करके आ रहा है? पूरा आपको देखने को मिला। कितने सारे परिवार जहां वो लिख करके गया कि हम मकान बेच रहे हैं, हम छोड़ करके जा रहे हैं, आज वही विश्वास जाग करके पुनः वो वहीं रहने आ रहे हैं।
तो आप बता रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं डॉक्टर साहब। कपिल जी, पलायन हुआ, उसके बाद कई तस्वीरें सामने आई। रोजगार को लेकर आपने बात कही, रोजगार फिलहाल मिला तभी लोगों की वापसी हो रही है, लेकिन आप जो डेटा दिखा रहे हैं ये पुराना भी डेटा है, इसमें काफी सारा। लेकिन अगर हम उस वक्त की सरकार की बात करें, इतनी लचर व्यवस्था है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम कामाबाई फुल स्टॉप इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दें, क्योंकि अगर आपके पास समय हो तो हम पूरा पढ़ के सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। अभी तो हमारे मित्र कोरोना काल में पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव जी कहां थे। अरे मित्र, अखिलेश यादव जी सरकार में नहीं थे, ना मुख्यमंत्री थे, ना हमारे पास एजेंसीज थी, ना हमारे पास फंड था, ना हमारे पास आपातकालीन फंड था। जो था आपके पास था, और लोग गंगा के घाट पर मुर्दों पर से रामनामी का आदर खींचा जा रहा था और हिंदुओं की लाशों को कुत्ते से नचवाया जा रहा था सरकार और में घाटों नहीं पर थे, टी चलिए शर्ट मान लगा लिया। करके टीम आप बनाए कोरोना जा काल रहे की बात कर हैं। रहे ये हैं। है आपकी हकीकत की शिकायत। 2015 से 17 के बीच का क्या? के अंदर आप लोगों ने पलायनवादी दृष्टिकोण अपनाया। जिस तरीके से लोग काल के गाल में समाये हैं वो अद्वितीय है। आपकी सरकार पूरी तरीके से कोरोना में फेल साबित हुई है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जीनोसाइड करा रही है, इसकी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था जो है वो राम भरोसे है। ये किसने कहा था? कपिल श्रीवास्तव ने कहा था, ये हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने कहा था। और आपको अगर उच्च न्यायालय पे और न्यायालय के तंत्र पर भरोसा नहीं है तो ऐसी सरकार को एक मिनट भी पद पर बैठे रहने का अधिकार हासिल नहीं है। आपकी सरकार को चाहिए कि आपने मिसमैनेजमेंट किया, आपने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कपिल जी, दीपक जी, ये क्या होता है? आपकी सरकार जनता के बारे में आप सोच रहे हैं? आपकी सरकार ये क्या सवाल है? कपिल जी, आपसे पूछा गया 2015 से 17 के बीच, आपने कहा कि ठीक है कोरोना काल की बात कर लेते हैं, आपने कहा अखिलेश जी सरकार में नहीं थे, लेकिन जब पलायन हो रहा था उस वक्त क्या कर रहे थे? उस वक्त क्या कर रहे थे? आज आप सवाल कर रहे हैं, उस वक्त की बात करिए आप। इस बहस में कुत्ते नोच नोच कर हिंदुओं की लाशों को खाए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ गई है कि एक की सरकार, कोमल जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि एक की सरकार कैराना में फेल हुई और एक की सरकार कोरोना में फेल हुई। मतलब ये दोनों सरकार फेल है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को इस बार सत्ता में आना है, ये निश्चित हो गया है। अरे बहुजन समाजवादी पार्टी भी उसी 1990 की उससे है। वहां डीएस मिश्रा जी, आप कहां जा रहे हैं? आपके लिए तो मैं पूरी रिपोर्ट लेके बैठा हूं कि बहन मायावती जी में भी यही आरोप था, लेकिन वो भी गलत साबित हुआ। और हमारी सरकार में भी जो इन्होंने हुक्म सिंह ने आरोप लगाया वो भी बाकायदा गृह मंत्रालय की जांच में फेक साबित हुआ है। हमारी सरकार की जानकारी नहीं, मैं तो रिपोर्ट लेके बैठा हूं। 2007 से 2012 से 2012 लेकर के बैठा हूं। और देखिए, मतलब जब से देश आजाद हुआ है तब से सबसे उस बीच में सबसे शांत 5 साल गुजरा है, जिसमें एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं, एक भी उन्माद नहीं और एक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। और नहीं तो रही भाजपा की, भाजपा तो उल्टा पुल्टा करना इसका काम है। ये तो आग लगाए, फिर उसमें तेल डाले, घी डाले, आग उकरे, उससे कहती है कि ये देखो प्रकाश हो रहा है। अरे ऐसे प्रकाश की जरूरत नहीं है इस देश में। इस देश में शांति की जरूरत है, और शांति और सद्भाव भाईचारा तभी बनेगा जब सभी संप्रदाय के लोग एक साथ रहेंगे। अगर आप उनको बांट करके राजनीति करते हैं, आप किसी जाति धर्म विशेष कर राजनीति कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता ने इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कतई इस तरह की राजनीति होनी चाहिए कि कोई मुस्लिम तुष्टीकरण करे, कोई हिंदू का घोटाला करे। अरे अगर तुष्टीकरण करना है तो देशज तुष्टीकरण करिए, देश के हर आदमी को एक साथ लेके चलिए, मत बांटिए इस देश को। आप दोनों लोग मत बांटिए इस देश को। इस देश में इस तरह की स्थितियां मत लाने दीजिए कि अलग अलग लोग अलग अलग जाति धर्म की राजनीति करें। डॉक्टर डीएस, आप जात और धर्म की बात नहीं करें, क्योंकि ये तो साफ देखा गया जब ब्राह्मण कार्ड खेला गया बसपा की तरफ से, ये सभी जानते हैं कि किस तरह से वोट साधने की कोशिश की गई। में डूबी हुई पार्टी है जो कि सबसे पहले ही विभेद कर देती है। ब्राह्मण कार्ड वो खेला गया, वो भाजपा के कार्यकाल में ब्राह्मण जिस तरह से त्रस्त हुआ, इसलिए उसकी आवाज उठाई गई। किसी भी जाति धर्म के खिलाफ अगर आवाज उठाई जाएगी, बहुजन समाज पार्टी उसके लिए तैयार है, उसकी लड़ाई लड़ेगी। देखिए कोमल जी, जिस तरीके से ये तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति को दिखाते हैं, जिस तरीके से बढ़ावा फाइनल कमेंट ले लेते हैं। फाइनल कमेंट दे दीजिए 10-10 सेकंड में। दीपक जी, आपका फाइनल कमेंट दीजिए।
देखिए, मैं आपको फाइनल कमेंट बताना चाहता हूँ, 10 सेकंड मुझे दीजिए कुमार जी। जी। मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 साल के अंदर एक विकास की लहर दौड़ी है। पूरा प्रदेश में एक लहर बदल के दिखाई देने का काम किया है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो हर विकास की कहानी गिना नहीं पाते, पता नहीं कौन सी कपिल जी आ रही हूँ ना आपके पास, उनके 10 सेकंड पूरे होने दीजिए, आपके पास आ रही हूँ। किसानों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं हुआ। किसानों तो का भी कर्जा माफ करने का प्रदेश सरकार ने दिया है, हमने भी देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना अंधेरा पड़ा रहता है। आज एक भी ग्रामीण क्षेत्र अरे किस आधार पर उसका कर्जा आपने माफ किया, बता दीजिए। चलिए ठीक है कपिल जी, बजट से आपने आपका फाइनल कमेंट। ये भी बता दीजिए कपिल जी आपका फाइनल कमेंट। देख लीजिए 36,000 करोड़ रुपए बता रहे हैं, लेकिन ये बजट नहीं बता पा रहे हैं कि किस बजट में इन्होंने दिया और किस वर्ष का इन्होंने कर्जा माफ किया, वो भी इनके पास सोचकर साहब। कपिल जी उनके जवाब से बेहतर आप अपना जवाब दे दीजिए, आपके 10 सेकंड आपको दिए हुए हैं। मानक के स्तर पे कोई काम हुआ नहीं, एक भी सपना इनका हुआ नहीं जिसको जो उत्तर प्रदेश को पीछे या कम से कम भारत के स्तर पे खड़ा करता हो। तो शंकर साहब तो ऐसे सख्त और मान की सरकार में है जिनमें रामराज जी स्थापित हो। डॉक्टर डीएस आपका फाइनल कमेंट। डॉक्टर डीएस 10 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। माफिया सुनना नहीं चाहते हैं, यही हुआ है। ठीक है डॉक्टर मेरा कमेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 4.5 साल में एक भी आधारभूत डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। अगर किया हो तो ये बता दें। सड़क बनना ये आधारभूत ढांचा परिवर्तन चलिए नहीं ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जनता इतनी ज्यादा भोली नहीं है, आज की जनता बहुत स्मार्ट है। हर दल यही कर रहा है कि दूसरे दल को नीचा दिखाया जाए। बेहतरी इसी में है कि अपना काम जनता तक पहुंचाए। दूसरे को जब नीचा दिखाएंगे तो जनता बखूबी समझेगी कि दूसरा दल क्या कर रहा है। ऐसे में मिशन 2022 को फतेह करने की हर दल कोशिश तो कर रहा है, लेकिन किस तरह से विकास को लेकर आगे बढ़ेगा ये जनता भी जानती है, और किसको अपना आशीर्वाद मिशन 2022 के तहत देना है ये भी वक्त बता देगा। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।